नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल गंगा यमुना प्रवाह तंत्र के बारे में बात की थी। आज हम आपसे बात करने के लिए लेके आए हैं बेतवा नदी को। देखिए, गंगा यमुना का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ये आप जानते हैं। और उसी गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। याद होगा, उसी गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने किस नदी की बात की थी? तो हमने चंबल नदी की बात की थी, ठीक है ना। चंबल के बारे में क्या क्या पढ़ा था? तो देखिए, चंबल के बारे में यह पढ़ा था कि जानापाव पहाड़ी से निकलती है, श्योपुर मुरैना बिंड से बहती है और इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है। आज हम जिस नदी की बात करेंगे उसका नाम है बेतवा। आ गई बात समझ में? तो देखिए, आज हम जिस नदी की बात करेंगे उसका नाम क्या है दोस्तों? बेतवा। देखिए, बेतवा के जो प्राचीन नाम है वो क्या क्या है? एक प्राचीन नाम है इसका बेस और दूसरा नाम क्या है इसका? वेत्रवती। याद रखना है, बेतवा के दो प्राचीन नाम है, एक नाम क्या है? बेस, और दूसरा नाम क्या है आपका? वेत्रवती, ठीक है ना। अब बेतवा निकलती कहां से है? तो देखिए, बेतवा रायसेन जिले के, कहां से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है ना। यानी बेतवा कहां से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के किस में मिलती है? तो यमुना में। मतलब बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के बेतवा किस में मिलती है? यमुना में। निकलती कहां से है? रायसेन के कुमरा गांव से, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा बच्चों, पद्म पुराण में एक कथा है बेतवा के संदर्भ में कि पद्म पुराण में भगवान शिव की उपासना के बाद वृत्रासुर नाम के व्यक्ति ने बेतवा की उत्पत्ति कुआं खोदकर कराई थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस पुराण के अनुसार बेतवा की उत्पत्ति कुआं खोदकर बताई गई है? तो पद्म पुराण के अनुसार किसने कराई थी? वृत्रासुर ने करवाई थी। एक कहानी पद्म पुराण में और प्रचलित है बेतवा के संदर्भ में, और वो कहानी ये है बच्चों, आपको आराम से समझना है। वो कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक नगर था जिसका नाम था चंपक नगर। वहां एक अत्यधिक अहंकारी राजा रहता था और उस अत्यधिक अहंकारी राजा का नाम क्या था? उसका नाम था बिदारूप, ठीक है ना। अब चूंकि वो बहुत ज्यादा अहंकारी था, है ना, भोग विलास में डूबा रहने वाला था, तो अत्यधिक अत्याचार में लिप्त होने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग आप जानते हैं, इसे प्राचीन काल में कोढ़ कहा जाता था, आज इसे चर्म रोग की संज्ञा दी जाती है। तो बिदारूप किस रोग बीमारी से पीड़ित हो गया? कुष्ठ रोग से। और जब बिदारूप कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया, जो कि चंपक नगर का राजा था, तो कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बाद उसने भगवान की उपासना की और उसके बाद जब वो बेतवा नदी में उसने स्नान किया, तो बेतवा नदी में स्नान करने के बाद उसका समस्त कुष्ठ रोग खत्म हो गया। जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है बेतवा, जिसमें नहाने मात्र से इंसान का चर्म रोग समाप्त हो जाता है। अब इधर देखिए बोर्ड में, कहां से निकलती है बेतवा? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और यूपी के हमीरपुर में जाकर के किस में मिलती है? तो बांदा में मिलती है। और याद रखिए, ये गंगा यमुना अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है ना। आप मानचित्र में देख रहे हैं, जब बेतवा आगे बढ़ते हुए जाती है और यूपी के ललितपुर में प्रवेश करती है, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, तो यूपी के ललितपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है? माता टीला बांध। क्या बना हुआ है? माता टीला बांध। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बेतवा नदी पर बना हुआ प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपको याद रखना है माता टीला बांध है, माता टीला बांध है। और ये कहाँ है? ये बेतवा नदी पर ही स्थित है और इसका नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई सागर। क्या नाम है बच्चों? महारानी लक्ष्मीबाई सागर ये नाम है। और ये किस नदी पर है? ये भी आपको याद रखना है, ये किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर ही है, ठीक है ना। यानी माता टीला बांध के अतिरिक्त नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर। और ये बांध किस स्थान पर है? तो याद रखना है, ये बांध ललितपुर में है। एक ऐसी ही नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम क्या है? भांडेर नहर। याद रखिएगा, भांडेर एक तहसील है और भांडेर तहसील में ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? भांडेर नहर, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना आपको पता चला। इसके बाद अगर आप देखें तो माता टीला बांध है, महारानी लक्ष्मीबाई सागर है, भांडेर नहर है। देखिए, बेतवा के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है सांची, विदिशा। कौन कौन से शहर है? तो सांची है, आपको पता होगा सांची यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। यहाँ पर बौद्ध स्तूप है और सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, दूर दराज से लोग इसे देखने आते हैं। तो सांची, विदिशा और तीसरा कौन सा? ओरछा। ये तीनों मध्य प्रदेश के प्राचीनतम शहर हैं और ये तीनों किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। बात समझ में आ रही है ना। देखिए, सांची का तो इतिहास आप जानते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विदिशा
आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए, सम्राट अशोक जब राज्यपाल नियुक्त किए गए थे बिंदुसार के द्वारा, तो वो विदिशा के ही राज्यपाल थे। आ गई बात समझ में। और याद रखिएगा सम्राट अशोक का विवाह भी विदिशा में ही हुआ था, ठीक है ना। और ओरछा, जिसे मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है दोस्तों, जो प्रभु श्री राम के लिए बहुत प्रसिद्ध है ओरछा, ये भी बेतवा नदी के तट पर है। बात समझ में आ रही है। और याद रखिएगा इसी बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा पवित्रता नहीं, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को ही कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है, इसकी प्रमुख सहायक नदी धसान, बीना और जामनी है। कौन कौन सी है, धसान, बीना और जामनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लेकिन उसी में आपको यह याद रखना है, धसान नदी कहाँ से निकलती है, तो जो धसान नदी है वो रायसेन से ही निकलती है। और रायसेन से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर के फिर मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास किस में मिल जाती है, तो याद रखना है बेतवा में। यानी धसान किसकी सहायक नदी है, बेतवा की, और किस में मिलती है, बेतवा में, ठीक है ना। अब बेतवा तो ये आपकी हो गई। अब आपने इसके बारे में इसके संदर्भ में समस्त जानकारियों को देख लिया। अब देखिए, अब हम अगली नदी की बात करेंगे। और अगली नदी कौन सी है दोस्तों, केन नदी। कौन सी नदी है, केन नदी। और केन नदी के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए याद रखिएगा, जो केन नदी है इसे प्राचीन काल में कर्णावती के नाम से भी बुलाया जाता था। यानी केन नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, केन नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कर्णावती। और ये नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कटनी जिले की रीठी तहसील से केन नदी निकलती है। और ये जाकर के कहाँ मिलती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कटनी जिले की रीठी तहसील से केन निकलती है। और निकलने के बाद ये कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा ये बांदा में जाकर के चिला गांव के निकट, बांदा में एक जगह है चिला गांव, और चिला गांव में जाकर के ये किस में मिलती है, यमुना में। किस में मिलती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो याद रखिए केन का प्राचीन नाम क्या है, कर्णावती। और ये कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है और बांदा में जाके, बांदा के चिला गांव में जाकर के यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। ये आप याद रखिए। देखिए केन और बेतवा को लेकर के भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका नाम क्या है, केन बेतवा या बेतवा केन लिंक परियोजना। आ गई बात समझ में। आप सबको पता है कि संपूर्ण बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड के संदर्भ में अगर थोड़ी सी समझा जाए तो बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आपका सागर आता है, छतरपुर आता है, टीकमगढ़ आता है, निमाड़ी आता है, पन्ना आता है। मध्य प्रदेश के ये जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, तो सीधी सी बात है, जालौन आता है, इटावा आता है, झांसी आता है, बांदा आता है, हमीरपुर, मतलब ये पूरा एरिया मिलाकर के बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में बहने वाली दो ही प्रमुख नदियां हैं, एक है बेतवा और दूसरी है केन। तो केन चूंकि यहां से निकलती है और बेतवा और केन को जोड़ करके यहां पर एक बांध बनाने की चर्चा भारत सरकार के मध्य चल रही है। और अब वहां पर बांध का निर्माण भी किया जा रहा है पन्ना में। इसका नाम क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना। याद रखिए ये भारत सरकार की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है, जो किस नदी पर बनाई जा रही है, केन नदी पर, ठीक है ना दोस्तों। किस नदी पर बनाई जा रही है, केन नदी। देखिए बच्चों, केन नदी पर दो जलप्रपात हैं। कौन कौन से जलप्रपात है केन नदी पर, दो। एक का नाम क्या है, देखिए पांडव फॉल, पांडव जलप्रपात, जो कहाँ है, पन्ना में। और एक ऐसा ही जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, रनेह जलप्रपात, जो कहाँ है, छतरपुर में, ठीक है ना। और केन के अन्य नाम क्या है, कर्णावती नाम है, सुक्तिमती भी इसी का नाम है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, सुक्तिमती भी केन का नाम है, दीर्णावती भी किसका नाम है, केन का ही नाम है। तो याद रखिएगा केन के कौन कौन से नाम है, सुक्तिमती, दीर्णावती, कर्णावती, है ना। और एक नाम है इसका स्रवेणी। कौन सा है बच्चों, स्रवेणी। और एक नाम इसका और है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैनास। क्या बोलते हैं, कैनास। तो केन के कितने नाम है, तो केन के कुल 5 नाम है, कर्णावती, दीर्णावती, सुक्तिमती, स्रवेणी, कैनास। और इस पे 2 जलप्रपात है, एक है पांडव फॉल जो पन्ना में है, और एक रनेह जलप्रपात जो छतरपुर में है। ये निकलती कहाँ से है, कटनी जिले के रीठी तहसील से, और बांदा के चिले गांव में जाकर के यमुना में मिलती है। इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। अब हम दोस्तों आपसे बात करेंगे तमसा नदी के बारे में, टमस नदी के बारे में। देखिए टमस नदी के संदर्भ में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो टमस नदी के बारे में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहानी कुछ इस तरीके से है। अभी तक जितनी भी नदियां मध्य प्रदेश से निकल रही थी, वो सारी नदियां जाकर के किस में मिल रही थी, देखिए यमुना में।
ये कौन सी नदी है? यमुना। और ये कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा। ठीक है ना, मतलब सारी की सारी नदियां मध्य प्रदेश की यमुना में मिल रही थी, लेकिन अब ये पहली नदी होगी जो यमुना में ना मिलकर के गंगा में मिलेगी। तो देखिए तमस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर तहसील से निकलती है और ये क्या करती है, ये आपको याद रखना है, इलाहाबाद के सिरसा में जाके, कहाँ? प्रयागराज के सिरसा में जाकर के ये जो आपकी तमस नदी है किसमें मिलती है? तो जाकर के गंगा में मिल जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यमुना और गंगा मिल रही हैं, यही क्या है आपका प्रयागराज, तो ये तो पूरा का पूरा जिला है और प्रयागराज के थोड़ा सा आगे सिरसा पड़ता है जहां पर तमस नदी किसमें मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो अभी तक जितनी नदियां मिल रही थी वो सारी नदियां किसमें मिल रही थी? सारी नदियां जाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से यमुना में मिल रही थी, लेकिन अब ये पहली सहायक नदी है तो किसमें मिलेगी दोस्तों? तो गंगा में मिलेगी। तो देखिए तमस निकलती कहां से है? तो देखिए तमस के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो तमस के अन्य नाम क्या है? तमसा भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। अब तमस निकलती कहां से है? तो याद रखिएगा सतना जिले की मैहर तहसील की कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सतना जिले की मैहर तहसील की कैमूर पहाड़ी से तमस निकलती है और ये कहाँ? प्रयागराज में, प्रयागराज के सिरसा, यानी जो इलाहाबाद है जिसे अब प्रयागराज के नाम से बुलाया जाने लगा है, उसके सिरसा में जाकर के किसमें मिलती है? गंगा में। ठीक है ना। याद रखिएगा सतना से निकलने के बाद ये जो तमस नदी है जब रीवा में प्रवेश करती है तो ये बहुत सारे जलप्रपात बनाती है, जिसमें कुछ प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? पूर्वा है और याद रखिएगा चचाई। पूर्वा और चचाई ये जो दोनों जलप्रपात हैं ये बड़े प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और किस नदी पर है? तो तमस नदी पर। और आप याद रखिए मध्य प्रदेश के रीवा की तहसील सिरमौर में, तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा रीवा ही। तो रीवा के सिरमौर में इसमें एक परियोजना भी है जिसका नाम क्या है? टोंस परियोजना, यानी कि विद्युत निर्माण भी इसी नदी पर किया जाता है और वो क्या है? टोंस परियोजना। देखिए याद रखिएगा जो नदी बहुत सारे जलप्रपात बनाती है उसमें जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं होती हैं। और बिल्कुल चूंकि टोंस नदी में बहुत सारे जलप्रपात है, अगर आप रीवा आएंगे कभी रीवा में देखेंगे तो रीवा में बहुत सारे जलप्रपात है। रीवा में एक पूर्वा है, एक चचाई है, एक बहुती है और एक पियावन है, ये सारे जलप्रपात हैं। अब चूंकि इतने सारे जलप्रपात हैं तो सीधी सी बात है जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल रीवा के सिरमौर में टोंस परियोजना इसी नदी पर है। और अगर आप इसमें देखें तो देखिए जो बहुती है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाल ही में पता चला है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर, जबकि इसके पहले वाला जिसे हम मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते थे वो बहुत सारी किताबें चचाई बताती है, ये 130 मीटर है, चचाई नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुती है। ठीक है, तो आपने अलग अलग नदियां देख ली, ये आपने देख ली चंबल, है ना इसी के साथ आपने देख ली थी छिप्रा, है ना, इसी के साथ आपने एक नदी देखी थी काली सिंध, है ना। मैं इसमें देखिए मैप बना रहा हूं, कोशिश करिएगा थोड़ा सा आप वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये काली सिंध है, इसके बाद अगली नदी आकर के ऐसे ही मिलती है जिसका नाम क्या है? पार्वती। पार्वती के बाद कौन सी मिलती है? बेतवा है। ये नदी कौन सी है? तो ये केन है। केन के बाद अगली नदी कौन सी है? तमस है। और अब हम जिस नदी की बात करेंगे उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? सोन नदी। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं आपसे सोन नदी। देखिए याद रखिएगा सोन नदी को प्राचीन काल में सोनभद्र कहा जाता है। देखिए अगर मैं आपको सुनाना चाहूं तो ये नर्मदा, गंगा और जोहिला के संबंधों की कहानी है। आ गई बात समझ में? याद रखिएगा नर्मदा जो कि एक महिला थी और सोनभद्र जो कि एक पुरुष थे, दोनों एक दूसरे से अकाट्य प्रेम करते थे। पर याद रखिएगा उसी बीच जोहिला ने इन दोनों के प्रेम संबंधों में खटास डाल दी और खटास के कारण सोनभद्र और नर्मदा के बीच में अनबन हो गई, जिस कारण से सोनभद्र ने नर्मदा से मुंह मोड़ लिया और सोनभद्र बहने लगे पूरब की तरफ और नर्मदा बहने लगी पश्चिम की तरफ। और जो नर्मदा की सहेली थी जिसका नाम जोहिला था वो किसमें आके मिल गई दोस्तों? सोनभद्र में। किसमें मिल गई? वो सोनभद्र में आके मिल गई दोस्तों। यहाँ से सोन और जोहिला का संगम होने लगा। तो यही आपको याद रखना है जो सोनभद्र है वही सोन है। तो सोन का प्राचीन नाम क्या है? सोनभद्र। देखिए निकलती कहाँ से है? ये मैकाल पहाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा अनूपपुर जिले की अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक जिले के
अनूपपुर जिले की अमरकंटक तहसील की मैकाल पहाड़ियों से निकलती है। और याद रखिएगा ये पटना के पास जाकर के किस में मिलती है? गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा में। ठीक है ना। तो देखिए ये रही सोन निकली और पटना के पास जाकर के किस में मिल गई? ये पटना है और किस में मिल गई? जाके आपके गंगा में। ये आप गंगा को देख रहे हैं और ये रही सोन नदी। ठीक है ना। सोन नदी बड़े विचित्र तरीके से बहते हुए जाती है, सीधी से बहते हुए आगे बढ़ती है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इसी सोन नदी पर एक बहुत प्रसिद्ध बांध है। याद रखिएगा उस बांध का नाम क्या है? बाण सागर परियोजना। क्या नाम है? बाण सागर परियोजना। देखिए ऐसा कहा जाता है, महाकवि बाणभट्ट के बारे में कहा जाता है। बाणभट्ट जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे जिनका जन्म सीधी के आसपास हुआ था। याद रखिएगा सीधी के एक छोटे से गांव में हुआ था। बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इसी सोन नदी के तट पर बिताए थे। तो जब सोन नदी पर बांध का निर्माण कराया गया तो उसका नाम महाकवि बाणभट्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया। और बाणभट्ट की सुप्रसिद्ध रचना क्या थी? कादंबरी। क्या नाम थी? कादंबरी। याद रखिएगा बाणभट्ट की सुप्रसिद्ध रचना क्या थी? कादंबरी। आ गई बात समझ में। और बाण सागर नाम बाणभट्ट के नाम के ऊपर रखा गया। याद रखिएगा ये बांध कहाँ है? तो शहडोल जिले में है। कहाँ है दोस्तों? शहडोल जिले की देवलौन तहसील में है। और ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। और ये कहाँ है? ये यहीं पर है। ठीक है ना। फिर देखिए सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 780 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसकी सहायक नदियां रिहंद है, इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल है। ठीक है ना। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? गोपद बनास। याद रखिएगा कितनी सहायक नदियां हैं सोन की? 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। 3 नहीं 4 हैं, सॉरी 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी उत्तरी कोयल, दूसरी है आपकी रिहंद, तीसरी है गोपद बनास और चौथी कौन सी है? चोहिला। तो जोहिला के बारे में तो कहानी हमने सुनाई ही। तो जोहिला यहाँ से निकल करके सोन में मिल जाती है। तो ये रही उसकी सहायक नदी जोहिला, है ना। अब सोन और गंगा अगर आप देखें तो बस नर्मदा यहीं से निकल जाती है। ये रही आपकी नर्मदा। तो नर्मदा और सोन लगभग एक ही चट्टान से निकलते हैं, पर चूंकि दोनों में अनबन हुई थी जोहिला के कारण तो दोनों अलग अलग मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। वो कहानी मैंने आपको सुना दी। देखिए इसका नाम सोन नदी क्यों है? इसका नाम सोन इसलिए है क्योंकि इसके रेत में, याद रखना है, इसके रेत में क्या पाया जाता है? तो इसके रेत में सोना पाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? इस नदी के रेत में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। सोन नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। अगर आप कभी रीवा से उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो बीच में चाक घाट पड़ता है। चाक घाट में इसका पाट इतना चौड़ा है, इतना विस्तृत है दोस्तों, इतना ज्यादा विस्तृत है कि अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों सोन की ही सहायक नदी है रिहंद। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन की सहायक नदी रिहंद है। इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। आपसे प्रश्न पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? रिहंद। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। तो देखिए दोस्तों हमने आपसे बड़े चित्रित वे में, बड़े मॉडर्न तरीके से, पूरा पिक्चराइज वे में मैंने आपको गंगा यमुना प्रवाह तंत्र समझाने का प्रयास किया है। आप इस मानचित्र में देख भी सकते हैं, ये चंबल है, फिर ये आपकी छिप्रा है, ये काली सिंध है, ये पार्वती है, ये बेतवा है और ये केन है। इन दोनों को लिंक किया जा रहा है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना में है। फिर उसके बाद आप इधर देखिए तो ये टमस है, ये सोन है और सोन के साथ ये आपकी जोहिला नदी है। और इसके साथ एक अलग से मुख में जो इधर पश्चिम की तरफ बह रही है ये आपकी नर्मदा है। आ गई बात समझ में? नर्मदा है। अब हम अगला लेक्चर जब लेके आएंगे तो बिल्कुल नर्मदा के संदर्भ में ही आपसे बातें करेंगे। तो आप इसका एक काम करिए, मैं 2 मिनट के लिए किनारे हूं, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को पंक्तिबद्ध कर सकें। याद रखिए दोस्तों इतिहास वही लिखते हैं, इतिहास वही लिखते हैं जिनके उड़ानों में जज्बा होता है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर दम होता है। याद रखिएगा हम आपके अंदर वो दम बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता जरूर अर्जित करेंगे। हमारी ये संपूर्ण टीम का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारी संस्था से हमारे वीडियो का लाभ ले सके। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? हम ये चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।